नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के विकास के बारे में, किस तरह से भारतीय संविधान का विकास हुआ था। तो हमने पिछले लेक्चर में बात किया था किस तरह से इंडियन काउंसिल एक्ट में ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि किस तरह से भारतीयों को शामिल किया जाए अपनी गवर्नमेंट में, और हम भारत के वासियों के द्वारा ही यहाँ पे शासन चलाएं। मतलब भारत के जो लोग हैं, जो लोकल्स हैं, वो भी अपनी गवर्नमेंट में शामिल है और वो मिल करके गवर्नमेंट के चलाएं। तो हमने इंडियन काउंसिल एक्ट की बात कर लिया था, जिसमें हमने बताया था आपको 3 इंडियन काउंसिल एक्ट थे जो आपको हमने बताया था 1861, 1892 और 1909। तो ये तीनों इंडियन काउंसिल एक्ट समाप्त हो गए थे। अब हम बात करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट आया था जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या फिर इसे हम कहते हैं, एक और नाम दिया जाता है जिसे हम कहते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ये एक्चुअली मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड जो है एक अपना वायसराय है और एक अपना उस समय का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है। जैसे जो मॉन्टेगू अपना भारत सचिव है और जो चेम्सफोर्ड है उस समय का वायसराय है। तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में जानेंगे। अब देखिए, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में जानना है तो सबसे पहले देखिए उस समय 1919 में क्या चल रहा था। देखिए, पहली बात तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो शुरू हुआ, उसके बाद ख़त्म भी हो गया था। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो शुरू हुआ था अपना 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। उसमें गांधी जी भी आ गए थे और उस समय की जो कांग्रेस जो पार्टी थी उस समय एक प्रकार से मतलब पावरफुल हो चुकी थी और उसमें बहुत अच्छे अच्छे नेता भी आ गए थे, चाहे अपने महात्मा गांधी जी हो, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, और उस समय के लाल बाल पाल, जो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, ये सब भी एक्टिव हो गए थे। तो गांधी जी अभी वहाँ पे उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ अच्छा खासा जो कांग्रेस उसमें की जो पार्टी अच्छा खासा एक्टिव हो चुकी है। अब यहाँ पे जो अपनी जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है उस पर एक दबाव आता है कि अभी तक क्या हुआ था। अभी हमने आपको बताया था कल, जब इंडियन काउंसिल एक्ट आया था तो उसमें एक बजट पे डिस्कशन करने के लिए उसमें जो भारतीय लोकल्स को छूट दिया गया था। तो इसमें क्या हुआ कि जो लोकल्स हैं जब वह अंदर आते हैं धीरे धीरे, तो क्या होता है कि डिस्कशन करते हैं तो उसमें ये होता है कि आप कहाँ से कितना पैसा आ रहा है और आप पैसा कहाँ पे खर्च कर रहे हैं और ब्रिटेन में कितना ले जा रहे हैं। तो एक प्रकार से दबाव बढ़ने लगता है। अब यहाँ पे जो इंडियन पॉलिटिशियन हो एक्टिव हो जाते हैं, मतलब एक्टिव होने लगते हैं, और उसके बाद अब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है उसमें कि ब्रिटेन गवर्नमेंट, उस पर बहुत अच्छा खासा दबाव बनने लगता है। अब यहाँ पे जो एक्ट बनेगा एज कम्पेयर टू 1909 के बाद यहाँ पे अब थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन होगा, और जो गवर्नमेंट मतलब कि जो एक्ट आएंगे उसमें क्या होगा कि सरकार ध्यान देगी लोकल्स को, इंडियंस को, उनको रिझाने की कोशिश करेगी, उनको अपने में मिलाने की कोशिश करेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। और उस समय मतलब 1919 तक आते आते एक प्रकार से आप समझिए जो इंटरनेशनल वर्ल्ड है खुल गया था। मतलब एक देश दूसरे देश को जानने लगे थे अच्छा खासा, मतलब समझने भी लगे थे। यहाँ के जो पॉलिटिशियन वो विदेश में जाने लगे थे और अच्छा खासा पढ़ाई किए, और उसके बाद एक मोटा मोटा मतलब उस समय के जो पॉलिटिक्स को समझने लगे थे। अब यहाँ पे जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है जो एक्ट बनाएगी अच्छे से बनाएगी, भारत को ध्यान में देके बनाएगी, तो यहाँ पे बहुत मतलब इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 आया था वो पहली बार ऐसा हुआ था, एक जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करे। अब जितने भी एक्ट आएंगे जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है वो कोशिश करेगी कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाएं, मतलब पहले ही एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाएंगे जो गवर्नमेंट भारत की जनता को ध्यान में रख के काम करेगी या फिर कोई भी कानून बनाएगी। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है मतलब एक टैग दिया जाता है। अब यहाँ पे एक ग्रेजुअल कंटिन्यूएशन होगा कि मतलब धीरे धीरे अब जितने भी एक्ट आएंगे उसमें जनता को ध्यान में दिया जाएगा। अभी क्या होता था कि जो ब्रिटेन गवर्नमेंट उतना ज़्यादा जनता को ध्यान नहीं देती थी, लेकिन अब जब दबाव बढ़ने लगेगा, इंटरनल प्रेशर भी होगा, एक्सटर्नल प्रेशर भी होगा, मतलब जो विदेश से भी प्रेशर आएगा, जो अलग अलग देश हैं वो मतलब अलग अलग देश से, मतलब जैसे मान लीजिए ब्रिटेन यहाँ पे शासन कर रही है, तो ब्रिटेन क्या बता के शासन करती थी कि जो इंडियंस हैं वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, वो मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी विचारधाराओं के हैं, हम उनको नया बना रहे हैं, हम उनको विकसित कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी बताते थे कि हम इनका दोहन कर रहे हैं, यहाँ के रिसोर्सेज को उठा के ले जा रहे हैं ब्रिटेन में और वहाँ से मतलब पूरे वर्ल्ड को सप्लाई कर, ऐसा थोड़ी बताते थे। तो मतलब
तो जो मतलब बाहरी वर्ल्ड से भी हम लोग क्या कहते हैं नाता हो जाता है, अपने इंटरनल जितने भी अपने पॉलिटिशियन होते हैं वो भी मतलब प्रेशर डालते हैं किसको, ब्रिटेन गवर्नमेंट को। अब जो 1919 की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें मैं कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट किया हूँ जिसे हम ब्रेक करेंगे, मतलब मोटा मोटा इसको फाइंड आउट किया जिसको हम ब्रेक करेंगे और आराम से समझेंगे, ठीक है। तो इसमें जो पहला आता है कि सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट, इसमें क्या होता है सेंटर और जो प्रोविंशियल मतलब प्रोविंसेस हैं जितने उसमें के जो प्रांत हैं उनकी जो सब्जेक्ट्स हैं मतलब विषय हैं, मतलब किस किस विषय पे कानून बना सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद ट्रांसफ़र और रिजर्व जो स्टेट गवर्नमेंट होगी उसमें जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होगी वहाँ पे द्वैध शासन की व्यवस्था होगी उसके बारे में बात करेंगे। बाई कैमरल द्विसदनात्मक व्यवस्था आएगी उसके बारे में बात करेंगे। वायसराय जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, पहली बार जो 6 मेंबर्स थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो वायसराय की, उसमें 3 मेंबर पहली बार भारतीय को शामिल किया जाएंगे, इसको भी बात करेंगे। एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे कि पहले स्टार्टिंग में मुस्लिमों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया था जो सेपरेट इलेक्टोरेट, उसके बाद फिर अलग अलग धर्म को भी दिया जाए, जैसे सिख धर्म कम्युनिटी थी उसको भी दिया जाता है। उसके बाद जो एंग्लो इंडियंस थे उनको भी दिया जाता है, जो इंडियन क्रिश्चियंस थे उनको भी दिया जाता है, जो यूरोपियंस उनको भी दिया जाता है। फिर बाद में जो कम्युनल अवार्ड जो रैमजे मैकडोनाल्ड लेके आते हैं जिसमें डिप्रेस्ड क्लास के जो लोग रहते हैं, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं उनको भी दिया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। और 1926 में CPSC जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन जो इस समय UPSC है उसकी स्थापना होती है ताकि जो उसमें की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जितने भी अधिकारियों की एग्ज़ाम करा सके। उसके बाद सेपरेट बजट की बात करेंगे, यहाँ पे किस तरह से जो मतलब सेंटर में अलग बजट प्रस्तुत होगा और जो स्टेट है मतलब स्टेट जो उसमें जो प्रांत थे जिसे हम प्रोविंशियल स्टेट बोलते हैं प्रांत, वहाँ पे अलग बजट रिलोकेट किया जाएगा। और स्टैट्यूटरी कमीशन आता है 1919 में जो एक्ट पारित होता है उसको 10 साल की मतलब 10 साल के बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन ले आया जाता है जिसमें ये किया गया कि जो 1919 का जो एक्ट आया है उसमें क्या क्या खामियां थी क्या क्या अच्छाइयाँ थी उनका एक मतलब एक प्रकार का कंक्लूजन निकाला जाएगा। उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आएगा उसमें रिकमेंड किया जाएगा हाँ ये खामियां है इसको दूर करना है, ये चीज़ सही है। तो ये पॉइंट्स को हम लोग डिकोड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। अब देखिए 1919 का जो एक्ट आया मैंने पहले बताया कि ये एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब कि पहली बार जो एक्ट या फिर जो भी कानून बनेंगे वो ध्यान में दिया जाएगा भारत की जनता को उनकी किस तरह से उनके मतलब स्वास्थ्य को सही किया जाए, किस तरह से उनके रहन सहन को मतलब सुधारा जाए, किस तरह से सार्वजनिक कार्य किया जाए, मतलब सड़क हो गए, रोड हो गए, चिकित्सा के बारे में किया जाए। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरह भूमिका निभाएगी पहली बार। तो अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है उसको हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। अब ये जो मॉन्टेगू है, मॉन्टेगू एक और चेम्सफोर्ड ये प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, आप समझ लीजिएगा, एक स्पेलिंग यही है। जो मॉन्टेगू है उस समय का जो भारत सचिव है 1919 में भारत सचिव है, ठीक है, ये उस समय का भारत सचिव। और जो चेम्सफोर्ड है उस समय का वायसराय है, वायसराय, ठीक है, वायसराय। अब ये दोनों मिलके एक रिफॉर्म लाते हैं जिसे हम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड कहते हैं। तो ये जब रिफॉर्म लाते हैं तो इसमें कुछ परिवर्तन मतलब करते हैं, जो परिवर्तन होता है उसी में ये एक्ट हो। अब देखिए जो 1919 में जो रिफॉर्म आता है वो एक्चुअली में 20 अगस्त 1917 से ही प्रिपेयर होता है, मतलब प्रिपेयर किया जाता है। और 1919 में इसको क्या कहते हैं, मतलब एक प्रकार से प्रोफार्मा बनाया जाता है ब्रिटेन की पार्लियामेंट में कि हम एक रिफॉर्म लाएंगे, जो कि उसके पहले 1919 में आया था, 1909 में आया था। अब 1909 में आया था, फिर 1919 में आया था। तो 1917 में ही जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट में डिसाइड हो गया था कि हम 1919 में एक रिफॉर्म लाएंगे जिसमें अपने उस समय के जो वायसराय और उसमें के जो भारत सचिव रहेंगे वो दोनों मिलके कुछ जितने भी सुधार करने वो करेंगे। तो 20 अगस्त 1917 में ये प्रिपेयर होता है और जाके 1917 में मतलब आता है। अब ये जो एक्ट मतलब एक प्रकार से जो अब जैसे 1919 में जब
इसको क्या कहते हैं, आता है ये रिफॉर्म तो जाके 1921 में लागू होता है, समझिएगा। प्रोफार्मा जो उसका बनता है ब्रिटेन में 1917 में, उसके बाद फिर भारत में आया 1919 में, मतलब एक रिप्रेजेंट हुआ कि हाँ ये रिफॉर्म्स आए हैं, और उसको लागू कब किया गया था, 1921 में। ये मतलब मोटा मोटा इसको समझ लीजिए, ये जो, ठीक है, ये हो गया। अब हम जो बात कर रहे थे, अब इसमें हुआ क्या था, जो पहला पॉइंट था हमने बताया कि जो सेंटर एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। अब देखिए पहली बार ऐसा हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो स्टेट गवर्नमेंट है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को थोड़ा छूट देगी। अभी क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट जो रूल्स बनाती थी वो सेंटर के लिए तो होता ही था, वो स्टेट के लिए भी होता था। तो अब क्या होगा कि अब मतलब जो मैक्सिमम जितने भी कानून बनते हैं वो सेंटर में ही बनते थे। अब क्या होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को छूट देगी कि आप भी कानून बना सकते हैं और हम भी कानून बना सकते हैं। मतलब जो सेंटर, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया, मतलब सेंटर जो होगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, और जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट होगी। स्टेट गवर्नमेंट की मतलब यहाँ पे प्रोविंसेस से है, ठीक है, उस समय के जितने भी प्रोविंसेस से जितने भी प्रांत थे उनसे बात है, इसको समझते रहिए। सेंटर की जब भी बात करेंगे यहाँ पे जो वायसराय की, यहाँ पे मतलब एक प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे मान लीजिए इस समय जो है बीजेपी की सरकार है, और यहाँ स्टेट मान लीजिए उत्तर प्रदेश में जैसे बीजेपी की है, लेकिन मान लीजिए जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ और सेंटर में पीएम जो अपने नरेंद्र मोदी हैं। अब यहाँ पे पहली बार क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यहाँ की जो लेजिस्लेचर है, यहाँ की जो विधायिका थी, जो भी कानून बनाती थी, सेंटर में भी लागू होता था, प्लस स्टेट में जो अलग अलग छोटे छोटे प्रांत थे, जैसे यहाँ पे बंगाल का होगा, यहाँ पे मद्रास का होगा, आपका यहाँ से मुंबई का हो गया, यहाँ का आपका जो है नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस हो गया, ये हो गया आपका पंजाब, ये हो गया पटियाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ आगरा था। तो ये सब जितने भी छोटे छोटे प्रांत थे उसको हम यहाँ पे स्टेट बोलेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, पहली बार सेंटर के कुछ अलग सब्जेक्ट दिए गए, कुछ अलग विषय दिए गए, और यहाँ पे कुछ अलग सब्जेक्ट दिए गए, कि मतलब कि सब्जेक्ट को बांट दिया गया, कि मतलब कुछ विषय पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाया गया और कुछ विषय पे प्रांत को छूट दिया गया कि आप भी यहाँ पे कानून बना सकते हैं। अब ये समझिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस पे कानून बनाएगी, जैसे रक्षा का हो गया, मतलब इंडियन टेरिटरी को अगर सुधार, मतलब कि सुरक्षा देना है, कौन देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रोटेक्ट कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। या मतलब रक्षा का हो गया, डिफेंस, मतलब डिफेंस वाला चीज़ हो गया, मान लीजिए कि जितने भी युद्धक विमान हैं या फिर जितने भी तोप गोला बारूद हैं, ये सब चीज़ें हो गया। या फिर मान लीजिए विदेश से व्यापार करना, वो कौन करेगा, तो अपनी स्टेट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब मान लीजिए यहाँ पे जो प्रोविंसेस है, जो स्टेट है, उसको क्या क्या दे दिया, मान लीजिए सार्वजनिक कार्य के लिए, शिक्षा के लिए, अपना थोड़ा बहुत विकास करने के लिए यहाँ पे दे दिया गया। तो यहाँ पे पहली बार कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ सब्जेक्ट दिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ सब्जेक्ट दिया जाएगा। यही देखिए अपने भारत में भी जो इस समय है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ विषय पे कानून बना सकती है और कुछ विषय पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है, और कुछ ऐसा होता है जो डिस्प्यूटेड हो जाता है, उसमें क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, ठीक है। तो वहाँ पे ये चीज़ें जो है, ये समझिए कि ये जो आया है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये अंग्रेजों के ही द्वारा बनाया गया है, समझ रहे हैं। तो पहला रिफॉर्म ये हुआ था, पहली बार क्या हुआ कि सेंट्रल और स्टेट जो गवर्नमेंट है, वो उसकी जो लेजिस्लेचर है, वहाँ की जो विधान मतलब परिषद है, वहाँ पे अलग अलग कानून बना सकती हैं। मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर, यहाँ की जो विधायिका परिषद है और यहाँ की जो विधायिका परिषद है, मतलब सेंटर की जो विधायिका परिषद, केंद्रीय विधायिका परिषद और प्रांतीय विधायिका परिषद। यहाँ की विधायिका परिषद अपना कानून बनाएगी, यहाँ की विधायिका परिषद अपना कानून बनाएगी। तो ये हुआ पहला काम, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि मतलब पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा छूट देती है किसको, स्टेट को, वो अपना अलग कानून बना सकती है, ठीक है। ये पॉइंट खत्म हुआ। अब उसके बाद आता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट थी, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो, पहले ये हो गया कि अलग अलग सब्जेक्ट में बांट दिए। अब यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है, जिसे हम प्रोविंस बोलते हैं, ठीक है, जो प्रोविंस है या फिर स्टेट है, स्टेट कहेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जो स्टेट है, यहाँ पे अलग अलग गवर्नर्स होंगे, आपको बताया था। अब देखिए वायसराय जो है पूरे भारत के लिए है, लेकिन जो गवर्नर है, मान लीजिए मद्रास का गवर्नर हो गया, मुंबई का गवर्नर, या फिर पश्चिम बंगाल का गवर्नर, ये सब जितने भी गवर्नर्स हैं, इनको हम गवर्नर बोलेंगे,
ठीक है। अभी जैसे मुख्यमंत्री हैं तो वहाँ के गवर्नर हैं, जैसे अभी के जो मुख्यमंत्री जो चलते हैं वो उस समय को गवर्नर रहते थे, अभी जो उस समय का जो वायसराय था अभी का पीएम, ऐसे समझिए। और दूसरा पॉइंट में ये बोला गया कि अब जो प्रोविंसेस हैं, जो स्टेट हैं, इसमें हम डायरकी लाएंगे। डायरकी मतलब द्वैध शासन, ठीक है। डायरकी, द्वैध शासन या फिर डुअल गवर्नमेंट या फिर हम डबल गवर्नमेंट बोल सकते हैं। इसको थोड़ा समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डुअल गवर्नमेंट या फिर डबल गवर्नमेंट, डायरकी जिसे हम द्वैध शासन बोलते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं द्विशासन, ऐसे समझिए, दो शासन, मतलब दो लोग शासन करेंगे। इसमें कौन कौन शासन करेंगे? द्वैध शासन या फिर दो शासन, समझ लीजिए। अब द्वैध शासन में क्या होगा, अभी देखिए जो गवर्नर है, जो गवर्नर है कहाँ पे, जो गवर्नर है अपने स्टेट में यहाँ पे, अब उसके पास देखिए हमने आपको बताया था, एक तो गवर्नर की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है कहाँ पे, स्टेट में, ठीक है, तो सेंट्रल में तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी और उसका एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होता था। इसी तरह से गवर्नर, जो गवर्नर रहता था उसके पास भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी। तो यहाँ पे क्या है कि द्वैध शासन में क्या है, दो कानून बनेंगे। पहला क्या होगा, पहला जो विषय होगा, मतलब जो पहले विषय, मतलब कुछ विषय पे क्या होगा कि कुछ लोग निर्णय लेंगे और कुछ विषय पे कुछ लोग निर्णय लेंगे। इसको ऐसे समझिए, जैसे दो विषय थे, एक ट्रांसफर था, मतलब जिसे हस्तांतरण कहते हैं, ट्रांसफर्ड, ठीक है, और दूसरा जो होता था जिसे हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिजर्व्ड, ठीक है। इसको रिजर्व्ड का मतलब होता है संरक्षित। अब संरक्षित कौन करेगा उसको बताएंगे। हस्तांतरण मतलब कौन कौन से विषय थे जो हस्तांतरित कर सकते थे, ठीक है ना, हस्तांतरित, ठीक है, मतलब हस्तांतरित करते। अब देखिए जो गवर्नर जनरल था, अब इसको सॉरी गवर्नर जो था, जैसे ट्रांसफर्ड पे कौन कौन, मतलब जैसे कुछ ऐसे विषय हैं जो ट्रांसफर्ड हैं और कुछ ऐसे विषय जो संरक्षित हैं, ठीक है। अब जैसे क्या है कि जो ट्रांसफर्ड में, इसमें ट्रांसफर्ड कोई सब्जेक्ट था तो उसमें क्या होता है, जो गवर्नर रहता था प्लस उसके जो मिनिस्टर्स रहते थे, मंत्री लोग, मिनिस्टर्स, वो क्या करते थे उस विषय पे कानून मतलब बनाएंगे या फिर उस पर मतलब कार्य कुछ भी करेंगे। मतलब मान लीजिए कि जो ट्रांसफर्ड विषय है, जैसे संरक्षित में क्या होता था ना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता, जैसे मान लीजिए कि वित्त का हो गया, ठीक है, वित्त पैसा वाला, रुपए वाला जहाँ पे, ठीक है। रक्षा का हो गया, रक्षा मतलब पुलिस वुलिस की जो व्यवस्था है वहाँ पे देखना होगा। हस्तांतरण मतलब जैसे स्वास्थ्य हो गया, सफाई का हो गया, ये सब विषय थे। अब देखिए मतलब गवर्नर और उसके मिनिस्टर जो थे, अगर इस विषय पर अगर कोई काम कर रहे हैं तो क्या करते थे, वो रिस्पॉन्सिबल रहते थे किससे, मतलब उनको बताना किसको रहता था, जो उस समय की जो स्टेट लेजिस्लेचर रहते, जो प्रांतीय विधायिका रहती थी, जो प्रांतीय विधायिका रहती, विधायिका परिषद, विधायिका परिषद, जहाँ पे देखिए विधायिका, प्रांतीय विधायिका परिषद का मतलब जैसे स्टेट में, जैसे मान लीजिए यूपी की जो सरकार है उसकी जो विधानसभा है उसको समझिए ऐसे, तो स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल जो था उसके प्रति जिम्मेदार रहते थे। मतलब कुछ भी अगर काम कर रहे हैं इसमें तो जाके बताना किसमें पड़ता रहता था, यहाँ पे प्रांतीय विधायिका परिषद में जाके उनको बताना रहता था हमने ये काम किया था, या फिर मतलब मान लीजिए कि यहाँ के और जो लोग रहेंगे इस परिषद के और जो भी सदस्य रहेंगे इनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो जवाब देना पड़ेगा। मतलब इसके प्रति जवाबदेही रहती थी इनका, किसका, गवर्नर प्लस मिनिस्टर का रहता था, इनके प्रति मतलब जवाबदेही रहती थी। लेकिन जो रिजर्व जितने भी विषय थे उस पर क्या कर रहा था, जो गवर्नर है प्लस गवर्नर की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, हमने बताया था जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गवर्नर या फिर चाहे वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट थी, जितने भी बड़े बड़े मंत्री थे इसी में रहते थे। तो गवर्नर और जो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे
एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे वो इन विषय पे देख रेख करते थे, मतलब वित्त हो गया, रक्षा हो गया, ये जो बड़े बड़े मतलब विषय थे उस पे मतलब काम करते थे। मान लीजिए रेवेन्यू कितना जनरेट करना है हमसे, कहाँ पे कितना टैक्स लगाना है, ये गवर्नर और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखेगी। और ये जो होते थे इसके प्रति जिम्मेदार नहीं रहते थे। ये बहुत ही मतलब एक प्रकार से समझिए कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो गवर्नर है उसको जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जितने भी मेंबर है वो प्रांतीय विधायी परिषद में वो जाके बताएंगे नहीं कि हमको यहाँ पे इतना टैक्स लगाना है कि नहीं लगाना है, क्या करना है, वो यहाँ पे जाके बताएंगे नहीं। लेकिन ये जो थे गवर्नर और उनके जो मिनिस्टर थे, अगर इस विषय पे काम कर रहे हैं, संरक्षित वाले पे हस्तांतरित विषय पे अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें प्रांतीय विधायी परिषद के प्रति जवाबदेही रहती थी, मतलब जाके जवाब देना पड़ता था। लेकिन अगर जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट है, जितने भी रिजर्व्ड सब्जेक्ट है, अगर उस पर कोई काम कर रहा है तो गवर्नर प्लस जो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो प्रांतीय विधायी परिषद के प्रति जवाबदेही नहीं रखेगी। ये इसका मोटा मोटा है, समझ रहे हैं ना। तो स्टेट में डायरकी लाया जाता है, द्वैध शासन, तो यहाँ पे दो लोग शासन करेंगे, दो इसीलिए बोला जाता है, एक तो गवर्नर प्लस उसके मिनिस्टर और गवर्नर प्लस उसके जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मिनिस्टर हैं। इतना समझ में आए। तो हमने ये जो स्टेट जो ट्रांसफर रिजर्व सब्जेक्ट है इसको हमने डिकोड किया कि ये हमने क्या लिखा था। अब उसके बाद आता है बाईकैमरल, इसको भी समझ लेते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक और, सॉरी मेरा तो भारत का नक्शा ही मिट गया। बाईकैमरल का मतलब क्या होता है? बाईकैमरल का मतलब होता है द्विसदनात्मक व्यवस्था। बाईकैमरल का मतलब होता है द्विसदनीय व्यवस्था। ठीक है, द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब ये समझ लिए। द्विसदन, देखिए भारत में दो सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा। जो लोकसभा है उसे हम लोअर हाउस बोलते हैं, जो राज्यसभा है उसको अपर हाउस बोलते हैं। तो अब ये जो द्विसदनीय जो बाईकैमरल की व्यवस्था ये ब्रिटेन में थी, तो उसको इंडिया में भी लाने की कोशिश किया गया। तो इंडिया में जब लाने की कोशिश किया गया उस समय का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग था। अब यहाँ पे केंद्र में क्या है, द्विसदन हो गया। अब देखिए अभी क्या था, अभी एक तो वायसराय रहता था, ठीक है, वायसराय की जो एकदम करीबी लोग रहते थे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर रहते थे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर जो उस समय के जो कार्यकारी परिषद के मेंबर थे, एग्जीक्यूटिव मेंबर रहते थे, ठीक है। और उसके बाद जो इसकी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, या फिर हम कह सकते हैं जो केंद्र की विधायिका परिषद थी, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब ये जो विधायिका थी, कौन सी विधायिका, केंद्र की विधायिका, ये इसमें कुछ मेंबर रहते, इसमें 6 ही मेंबर थे 1919 तक। और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उसमें उस समय देखिए 1919 में हमने बताया था 60 लोग थे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा और लोग बढ़ गए रहे होंगे, जिसमें डाटा इसका मिला नहीं। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कुछ मेंबर रहते थे, यही डिसाइड करते थे कि ये सब मिलकर क्या करते थे, कानून बनाते थे और ये उसका पालन करते थे, मतलब किस तरह से उसको एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है। तो ये एक प्रकार से संसद थी, उस समय की संसद समझिए, संसद थी। और संसद में एक ही सदन था, कौन था, यही जो सदन था सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, यही संसद थी। और संसद में उस समय एक ही सदन था, कितने सदन था, एक सदन था, कौन सा सदन था, वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। अब यही क्या है, जो संसद का एक सदन है वही 2 सदन हो जाएगा। तो अभी जैसे मान लीजिए कि भारत में लोकसभा और राज्यसभा दोनों है, तो मान लीजिए कि राज्यसभा को हटा दीजिए, लोकसभा ही रहेगा जो डायरेक्ट इलेक्ट होकर गए हैं, तो उस समय फिर संसद में एक ही सदन होगा। लेकिन अब 1919 की बात कर रहे हैं तो बाईकैमरल व्यवस्था आती है, जहाँ पे द्विसदनात्मक व्यवस्था की बात की जाती है। अब यहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था कौन आएंगे, तो यहाँ पे 2 हाउसेस आएंगे, एक अपर हाउस मतलब कि उच्च सदन, और एक होगा लोअर हाउस जिसे हम बोलेंगे निम्न सदन।
अब यहाँ पे जैसे बाहर अभी की प्रेजेंट की बात करें, मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ, थोड़ा आपको समझ में आएगा। अभी का जो लोअर हाउस है उसको हम लोकसभा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकसभा। और अभी का जो अपर हाउस है उसको हम राज्यसभा बोलते हैं। ठीक है, राज्यसभा बोलते हैं, वही चीज़ हो गया। ठीक है, तो ये अपर हाउस है, ये लोअर हाउस है। तो लोअर हाउस मतलब लोकसभा, आज की लोकसभा जो डायरेक्ट इलेक्ट होके आएंगे, और ये हो गया राज्यसभा जो इनडायरेक्ट इलेक्ट होके आएंगे, चुनाव होके आएंगे। तो ये हो गया अपर हाउस, ये हो गया लोअर हाउस। ये तो मतलब मोटा मोटा नाम है, लेकिन उस समय जो नाम कैटेगरी किया गया था उससे हम जैसे काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते थे, जो ये होता था, ये जो लोअर सभा था काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते थे इसको। और ये जो अपर हाउस रहता था, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये इसको जो होता था इसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते थे, काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक, मतलब राज्य की परिषद, और इसको हम बोलते थे यहाँ पे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब यहाँ पे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, अब इसी को बोलते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगी और ये काउंसिल ऑफ स्टेट होगा। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब अभी जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा, अभी परिषद था तो विधानसभा हो जाएगी, ये केंद्रीय विधानसभा हो जाएगा, ये काउंसिल ऑफ स्टेट हो जाएगा, जिसे हम राज्य परिषद बोलेंगे। ठीक है, ये 2 सदन बन जाते हैं। इतना समझ में, मतलब कि अभी तक जो था उसके पहले वायसराय के 2, मतलब एक प्रकार से जो जिससे काम करता था, वायसराय के एग्जीक्यूटिव मेंबर थे और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे। अब ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो ऐसे ही रहेगी, ये ऐसी ही चलती रहेगी, लेकिन जो कानून बनाने के लिए है अभी ये पालन करने के लिए ही रहेंगे। जितने भी मतलब जो अपने आपको बताया था ना 6 विषय थे उस समय के, जैसे रक्षा हो गया, ठीक है, कानून हो गया, वित्त हो गया, राजस्व हो गया, सार्वजनिक कार्य के लिए हो गया, ये जो विषय है यही सब संभालेंगे। लेकिन कानून बनाने के लिए पहले इतने ही थे, अब यहाँ पे 2 सदन बांट दिया गया, एक अपर हाउस, एक लोअर हाउस। अब यहाँ पे जो अपर हाउस थे काउंसिल ऑफ स्टेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे इस समय के राज्य सभा हम लोग बोलते हैं, और उस समय जो लोअर हाउस रहेगा उससे हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे। यही सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जहाँ पे अपने जो भगत सिंह हैं जो जहाँ के बम फोड़ देते हैं, तो यही है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम लोअर हाउस बोलते हैं। ये हो गया बाई कैमरल, मतलब द्विसदनात्मक व्यवस्था। मतलब 1919 में ऐसा प्रोविज़न आया है कि जो अपना संसद है पहली बार उसको डिवाइड किया गया, मतलब 2 सदन रहेगा। मतलब एक ही कोई भी कानून आ गया एक ही सदन से पास होकर चला जाता था। अब यहाँ पे पहले इसमें आ गया, फिर इसमें आएगा, उसके बाद इसमें पास होगा, फिर इसके बाद इसमें जाएगा, इसमें जब पास होगा फिर वायसराय के पास जाएगा, उसके बाद जाके कोई भी जो बिल रहेगा वो जाके एक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये बाई कैमरल जो लेजिस्लेशन है ये आपको समझ में आया। तो ये बाई कैमरल कब आया था? 1919 में। ये बाई कैमरल की व्यवस्था हमारे इंडिया में भी है। जैसे इस समय जैसे केंद्र में देखेंगे तो लोकसभा, राज्यसभा, और अपने आप के विधानमंडल, जो स्टेट में जाएंगे तो विधानमंडल, मतलब जो संसद है यहाँ पे, वहाँ पे विधानमंडल हो जाएगा, वहाँ पे विधानसभा और राज्यसभा हो जाएगा, सॉरी विधानसभा और राज्य परिषद। ठीक है, स्टेट में। तो ये चीज़ें हैं अपना बाई कैमरल व्यवस्था। ये 3 चीज़ें हमने डिकोड कर लिए। अब हम बात करेंगे अब यहाँ पे देखिए 3 मेंबर इन वायसराय काउंसिल। अब इसकी बात करते हैं। अभी तक क्या हुआ था, जो अपना जो वायसराय था ना, अभी तक जो अपना वायसराय था इसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर थे। ठीक है, 1919 तक। और 1906 में अब इसमें क्या हुआ कि उसमें हमने आपको बताया था 1919 में एक ऐसा व्यक्ति था जिसे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा
कहते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले ऐसे व्यक्ति थे जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर थे और एज ए लॉ मेंबर थे, मतलब वो कानून की देखरेख की बात करेंगे, मतलब कानून को देखेंगे, हाँ ये एक चीज़ सही है गलत है, वो कानून की देखरेख कर रहे थे। तो 1919 में पहली बार था जो एक व्यक्ति था जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 सदस्य ऐसे होंगे जो भारतीय होंगे, मतलब कि पहली बार ऐसा हुआ कि जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे थे, पहली बार ऐसा हुआ कि जो वायसराय है उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार भारतीय रहेंगे। कितने? 3 लोग रहेंगे, मतलब हो जाएंगे, और 3 लोग जो रहेंगे क्या कहते हैं, अंग्रेज रहेंगे। और इसमें एक चीज़ है और है कि वायसराय रहता था तो उसमें एक कमांडर इन चीफ भी रहता था, जो एक प्रकार से जैसे होता है ना सचिव, जैसे कई सचिव रहते हैं तो उसमें एक प्रकार मुख्य सचिव आता है ना, तो उसमें जो मुख्य सचिव कमांडर इन चीफ जो रहेगा वो अंग्रेज ही रहेगा, ये मतलब डिसाइड किया गया। मतलब जैसे 6 लोग हैं तो कमांडर इन चीफ वाला जो पोस्ट है वो अंग्रेज के पास ही रहेगा, और जो 3 और मतलब जो 2 रहेंगे अंग्रेज ही रहेंगे और 3 जो रहेंगे लोकल्स रहेंगे। मतलब लोकल्स को कमांडर इन चीफ की पोस्ट नहीं दीनी, मतलब उस समय दी जाने वाली थी। ये था 3 मेंबर इन वायसराय काउंसिल। अब एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, इसकी बात कर लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अभी तक क्या हुआ था, देखिए एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब पहली बार ऐसा हुआ था कि 1919 में जो मार्ले-मुंटे सुधार आया था उसमें क्या किया गया था, जो मुस्लिम लोग हैं उनको एक प्रकार के सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, ठीक है, अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था कि मतलब अगर कहीं पर अगर मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है तो उसको वोट कौन दे सकता है, केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही दे सकता है। तो पहली बार 1919 में आया था मुस्लिम के लिए केवल मुस्लिम ही वोट दे सकता है, तो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात किया गया था, जिसमें हमने ये भी बताया था फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट जिसे हम मिंटो को कहते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, अभी जो हम केवल मुस्लिम को दे रहे थे अब हम किसको किसको देंगे, अपने सिख को भी देंगे, ठीक है, सिख। और उसके बाद जो इंडियन क्रिश्चियन नहीं थे, इंडियन क्रिश्चियन तो यहाँ तो पैदा हुए नहीं, तो जो क्रिश्चियन आए थे कहाँ से आए थे, ब्रिटेन से आए थे, ब्रिटेन मतलब ब्रिटेन या फिर यूरोप से आए थे, ब्रिटेन के मतलब जो वहाँ से आए थे, मतलब यूरोपियन जो क्रिश्चियन थे इंडिया में आए थे तो उसको हम इंडियन क्रिश्चियन बोलते हैं, इनको भी दिया जाएगा, ठीक है। अगर इंडियन क्रिश्चियन कोई खड़ा है तो उसको कौन वोट देगा, केवल इंडियन क्रिश्चियन ही देगा, मतलब इस यहाँ पे जो बने थे। और उसके बाद आपके जितने भी यूरोपियंस आए थे वहाँ से, यूरोपियन मतलब जो यूरोपियन से आए, यूरोप के लोग आए थे, अगर यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे तो उनको कौन वोट देगा, यूरोपियन ही देंगे, ठीक है, यूरोपियन इंडियन, मतलब सिख को देंगे, इंडियन क्रिश्चियंस को देंगे, यूरोपियंस के देंगे, तो मतलब अलग अलग सभी को। और यहाँ पे एंग्लो इंडियंस हो गए, एंग्लो इंडियंस का मतलब समझ रहे हैं, एंग्लो इंडियंस का मतलब होता है ऐसे अंग्रेज जो भारत में आए और भारतीय लोगों के साथ शादी किए और उसके उनके जो बच्चे पैदा हुए उनको एंग्लो इंडियन बोलते हैं। अब एंग्लो इंडियंस कोई अगर सदस्य खड़ा होगा तो उसको कौन वोट देगा, एंग्लो इंडियंस। मतलब इन सब चीज़ों में एक्सटेंड किया गया, किसमें, सिख में, और इंडियन उस समय के जो क्रिश्चियंस थे, यूरोपियन इंडियंस जो थे, एंग्लो इंडियंस थे, इन सब में एक्सटेंड किया गया किसको, सेपरेट इलेक्टोरेट को। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब पृथक निर्वाचन क्षेत्र को यहाँ पे बढ़ाया गया, ठीक है, ये चीज़ किया गया। तो इसको हम डिकोड कर। अब सीपीएससी की भी स्थापना हुई। सीपीएससी क्या होता है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए जैसे आज के अगर समय में देखें जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, ये क्या करती है, जो यूपीएससी के जितने भी आईएएस पीसीएस आईएफएस के जितने भी पोस्ट होती है उनका क्या करती है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। उसके तहत फिर जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा के आते हैं उसके बाद फिर अलग अलग पोस्ट दी जाती है, कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है, कोई आईएफएस बनता है, कोई आईआरएस बनता है, तो अलग अलग ऐसे मतलब अपनी पोस्ट संभालते हैं, लेकिन एग्ज़ाम एक ही कराते हैं। तो उस समय क्या हुआ, हमने बताया था 1853 में एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853 में। उसमें पहली बार ऐसा हुआ था, इंडियंस को शामिल किया गया था किसमें, कि आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप मतलब आप भी अधिकारी बन सकते हैं, पहली बार ऐसा हुआ था। लेकिन अब क्या है कि एक आयोग की स्थापना की जाती है, एक आयोग, ऐसा आयोग है जो क्या करेगा, एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगा। अब ये हमेशा के लिए चलता रहेगा।
और उसमें लोकल्स भी रहेंगे और अंग्रेज भी, जो मतलब क्या कहते हैं, जो पास करेगा वो जाएगा। तो यहाँ पे सीपीएससी की स्थापना की गई 1900, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो आया था उसमें ये कहा गया कि एक सीपीएससी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की जाएगी। तो उसमें बोला गया था, इसलिए 1926 में जाके ये मतलब काम मतलब एक प्रकार से शुरू हुआ। मतलब 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था वो बोला गया था कि यहाँ पे एक सीपीएससी की स्थापना करवाई जाएगी, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की। ठीक है, स्थापना की जाएगी। तो स्थापना जो हुई है 1926 में हुई, ये हम बताना चाहते हैं। ठीक, ये सब चीज़ें हो गए। अब जो आता है, अब यहाँ पे सेपरेट बजट की बात करते हैं। देखिए सीपीएससी की स्थापना हो गई, सेपरेट बजट की बात वही है कि अभी क्या हुआ कि जो अभी क्या होता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बजट पेश करती थी और स्टेट में भी प्रोवाइड करती थी और सेंटर में भी प्रोवाइड करती थी, मतलब कहाँ पे कितना पैसा आ रहा है, कहाँ पे कितना पैसा जा रहा है। तो अब क्या करेंगे 1919 में क्या करेंगे, अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अलग बजट होगा, स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक अलग बजट होगा। ठीक है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ टैक्सेस लगाएंगी और अपना जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी अपनी टैक्सेस लगाएंगी, उसके हिसाब से अपना काम करेंगी। मतलब यहाँ पे भी कुछ बजट पेश होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो करेगी वो पूरे भारत के लिए करेगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो बजट पेश करेगी वो केवल अपने स्टेट के लिए करेगी, मतलब प्रांत के लिए करेगी, उस समय जो प्रांत थे। तो यहाँ पे सेपरेट बजट की बात करते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए भारत का नक्शा बनाना चाहते हैं। ठीक है, जैसे भारत है मतलब सेंटर है, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रोविंसेस, उस समय की जो स्टेट है उसमें प्रोविंस बोलेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी कोई बिल पास करेगी पूरे भारत के लिए करेगी, और जो प्रोविंसेस है जैसे बंगाल वाला प्रोविंस अलग है, ठीक है, मद्रास वाला प्रोविंस है और मुंबई वाला प्रोविंस है, तो इन सब जगह, इन सभी जगहों पे अपना एक अलग बजट पेश होगा जिसे हम स्टेट बजट कहेंगे। तो यहाँ पे सेपरेट हुआ था कब, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में, ये पहली बार हुआ था। ये चीज़ें जो है भारत में भी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एक अलग बजट पेश करती है, जो स्टेट गवर्नमेंट जितने भी हैं, जितने भी अलग अलग राज्य हैं, वो अपना एक अलग बजट पेश करते हैं। अब यहाँ पे मतलब अब यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जब आता है, देखिए 1919 में आएगा, 1919 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा तो उसमें एक चीज़ कहा गया है कि अब देखिए 1919 में आया है तो इसकी समीक्षा के लिए, कि मतलब इतने साल तक इसकी समीक्षा के लिए एक साइमन कमीशन की स्थापना की जाएगी। मतलब पहले बोल दिया जाता है, अब ये बोला कहाँ जाता है, वहाँ पे, कहाँ पे, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में, कि 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया है तो उसकी समीक्षा की जाएगी। और वो जो समीक्षा की जाएगी कि 1919 में आया है, अब आएगा कब, 1919 में 10 साल बाद, समझ लेते हैं। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो आता है 1919 में आता है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 साल बाद इस 10 ईयर मतलब 10 साल बाद, मतलब 1929 में ये मतलब 10 साल तक देखा जाएगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया है इसके क्या पॉजिटिव फीडबैक थे, क्या निगेटिव फीडबैक थे, तो उसको एक प्रकार के समराइज़ किया जाएगा। हाँ, हमने जो रिफॉर्म किया था वो इतना चीज़ें सही हैं, अब हमें क्या रिफॉर्म लाना है वो चीज़, मतलब ये बोल दिया गया था कि 10 साल बाद इसका हम रिफॉर्म लाएंगे। ठीक है, तो 1929 में इसको आना था, तो 1929 में नहीं आता है, क्या होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ जो वहाँ की ब्रिटेन की सरकार है 1927 में ही ला देती है। जो 1927 में लाती है उसे हम बोलते हैं साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन, ये सर जॉन साइमन थे, उनकी अध्यक्षता में, मतलब एक 7 मेंबर थे। ये जो 7 मेंबर्स थे और उस मेंबर के जो अध्यक्ष थे वो साइमन थे, इनको हम बोलते हैं सर जॉन साइमन। ठीक है, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई जाती है।
जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है उसका जो अध्यक्ष होता है सर जॉन साइमन होते हैं, उसमें 7 मेंबर्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का आता है उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद ये रिपोर्ट पेश करते हैं कहाँ पे, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। और जो गवर्नमेंट ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इसको प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि हमें क्या क्या रिफॉर्म लाने हैं। अब जाके रिफॉर्म आएगा कब, 1931 में, ठीक है, 1931 में इसको जाके मतलब प्रस्तुत करेंगे। लेकिन यहाँ पे खेला हो जाता है, जब साइमन कमीशन 1927 में आता है तो इसमें क्या होता है कि जितने भी मेंबर्स थे, एक तो अध्यक्ष था सर जॉन साइमन, ठीक है, उसके जितने भी मेंबर्स थे वो अंग्रेज थे। इसलिए क्या होता है कि यहाँ की जितनी भी पार्टियाँ रहती हैं वो बोलती हैं, ये बताइए आपने कहा कि हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे और यहाँ पे इंडियंस को किसी को शामिल ही नहीं किया गया। अब जितने भी लोग हैं ये कौन हैं, अंग्रेज हैं। अरे क्या जाने कि इंडियंस में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, ये मतलब अच्छे से समझ पाएंगे कि मतलब जो रिफॉर्म्स आएगा अगला उसमें क्या क्या परिवर्तन आएंगे, ये समझ पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है कि जितने भी पार्टी रहते हैं वो विरोध करती हैं, तो बोलते हैं साइमन गो बैक। इसी में क्या होता है, जो लाला लाजपत राय हैं उनकी लाठी से मृत्यु हो जाती है, ठीक है, लाठी चार्ज होता है तो वहाँ पे क्या होती है, मृत्यु हो जाती है किसकी, लाला लाजपत राय की। तो साइमन कमीशन क्या था, एक्चुअली में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आया था उसी के एक प्रकार से एनालिसिस करना था और उसके बाद एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना था कि एक्चुअली में होगा क्या, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, जो स्टैट्यूटरी बॉडी बनाती है, अब ये क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आएगा तो 1931 में ये रिपोर्ट सौंप देती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1935 आएगा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 आएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो रिपोर्ट साइमन कमीशन मतलब साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट सौंपेगी कहाँ, ब्रिटेन की पार्लियामेंट। उसके बाद वो सब चीज़ें जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में जाके शामिल किया जाएगा। इसमें क्या होता है, जब मतलब इसी बीच जब साइमन कमीशन आया रहता है भारत में, उसमें क्या होता है कि इसमें जब बताता है साइमन कि यहाँ पे ये सब चीज़ें प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या होता है कि इंडियंस को और जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है और जो उस समय के जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उन सबको एक स्थान पर बैठाती है। अब और उसमें क्या करते हैं कि मतलब कोशिश करते हैं कि प्रोफार्मा बनाया जाए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उसको फाइंड आउट किया जाए और उसके बाद फिर उसको हटाया जाए। इसी में क्या होता है, जो रैमजे मैकडोनाल्ड रहता है, रैमजे मैकडोनाल्ड ये एक्चुअली उस समय का ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर रहता है, 1935 की बात है, 1932 की बात है। तो वो क्या करता है, एक कम्युनल अवार्ड ले आता है। कम्युनल अवार्ड की अभी तक हमने कहा कि जो ये जो स्टेचर अभी जो कहा था एक्सटेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन में क्या कहा था कि अभी तक पहली बात क्या मुस्लिम समाज को पहली बात सेपरेट इलेक्टेड दिया गया था, उसके बाद सिख को दिया गया था, फिर एंग्लो इंडियन हो गए, एंग्लो यूरोपियंस हो गए, और उसके बाद जो अपने क्या कहते हैं यूरोपियन हो गए, सिख हो गए, इंडियंस हो गए, और जो क्रिश्चियंस थे इन सबको दिया गया था। लेकिन पहली बार क्या होता है, रैमजे मैकडोनाल्ड क्या बोलता है, जो साइमन कमीशन आता है उसमें ये कहा जाता है कि यहाँ पे जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग, जो एसटी मतलब जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, तो उसमें क्या जो मतलब जो अनुसूचित जातियाँ हैं उनको क्या बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, मतलब सताया जा रहा है, उनका जो विकास नहीं हो पा रहा है, हम क्या करेंगे, जो डिप्रेस्ड क्लास हैं उनको भी हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। ऐसे भी क्या होता है, गांधी जी भड़क जाते हैं कि मतलब कि अभी क्या है, धर्म के आधार पर हुआ था, जात के आधार पे यहाँ पे कम्युनल जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। तो गांधी जी यरवदा जेल में चले जाते हैं, मतलब यरवदा जेल में उस समय थे। वहाँ पे क्या होता है, फास्ट अनटू डेथ, मतलब कि मतलब हम तब तक भूखे रहेंगे जब तक मर ना जाएं। तो उसमें क्या होता है, फिर जो डिप्रेस्ड क्लास के जो बड़े नेता थे उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, वो क्या करते हैं, फिर एक्चुअली गांधी जी मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है। फिर जो डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर थे, वो अम्बेडकर जी क्या करते हैं, फिर जाते हैं यरवदा जेल में। उसके बाद फिर गांधी जी से बात करते हैं। तो वहाँ पे मतलब एक प्रकार से तय होता है कि हम जो डिप्रेस्ड क्लास हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको हम एक प्रकार से हम उनको अलग से पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं देंगे। मतलब कि अगर कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति खड़ा होगा तो उसको केवल शेड्यूल कास्ट के ही लोग वोट देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, रिजर्व्ड मतलब एक प्रकार संरक्षित कर देंगे कि मतलब इतनी, जैसे मान लीजिए 100 सीट हैं, 100 सीट पे
तो 100 सीट्स मतलब 10% आपको आरक्षित कर देंगे कि 10 सीट पर केवल मतलब शेड्यूल कास्ट के ही लोग लड़ेंगे उस पर, और कोई जाति नहीं लड़ेगा। तो ऐसा मतलब तय होता है। फिर मतलब जो सेपरेट इलेक्टोरेट ना देके कि मतलब उसको एक प्रकार से रिजर्वेशन दे दिया जाता है, जो मतलब बाद में क्या कहते हैं, जो संरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण की जो बात करते हैं, आज भी चलता है। तो जो आरक्षण होता है, जैसे ओबीसी समाज को कुछ आरक्षण दिया गया है, SC ST को कुछ दिया गया है, उसके बाद फिर EWS में भी आ गया है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास जो है उनको भी मतलब रिजर्वेशन दिया गया है। तो वो चीज़ जो है पूना पैक्ट में आती है। तो जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट आता है, तो उसके हिसाब से उसमें जो प्राइम मिनिस्टर रहता है सर रैमजे मैकडोनाल्ड। तो ये जो रैमजे मैकडोनाल्ड है, रैमजे मैकडोनाल्ड, ये एक्चुअली में ये PM था, प्राइम मिनिस्टर कहाँ का, ब्रिटेन का। ठीक है, ये ब्रिटेन का PM था। ये क्या करता है 1932 के आसपास, जो मतलब हिंदू में जो डिप्रेस्ड क्लास थी, डिप्रेस्ड क्लास मतलब सबसे ज़्यादा पिछड़ी क्लास थी, जो SC थी, उनको क्या करते हैं एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाता है। ये किसमें, जो अपने जो साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आती है उसको देख के दे देता है। तो इससे क्या होता है कि भारत की जो राजनीति में एक प्रकार से हड़कंप मच जाता है। तो उसमें फिर गांधी जी मतलब गुस्सा आ जाते हैं, जाके बोलते हैं कि हम खाना ही नहीं खाएंगे। तो बहुत ज़्यादा बातचीत होती है। इसकी एक अलग कहानी है, पूना पैक्ट कैसे हुआ था। तो अम्बेडकर जी भी मतलब एक प्रकार से नहीं जा रहे थे, गुस्से में थे। तो बाद में बात तय होती है, देखते हैं कि मतलब जो गांधी जी उनकी मृत्यु होने वाली रहती थी, मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो अम्बेडकर जी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने लगते हैं, मतलब प्रेशर होने लगता है अलग अलग पार्टियों के या फिर अलग अलग लोगों के। तो उसमें क्या होता है, फिर जो अम्बेडकर जी हैं और गांधी जी हैं जाके साथ में बैठते हैं, फिर पूना पैक्ट होता है। फिर वही है कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट ना दे करके फिर बात की जाता है हम आपको रिजर्वेशन देंगे। तो ये हो जाता है कम्युनल अवार्ड। पूना पैक्ट, यरोदा जेल, कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड इसलिए कहा जाता है, अब ये रैमजे मैकडोनाल्ड को फादर ऑफ कम्युनल अवार्ड ही कहा जाता है। क्यों कहा गया, चूँकि इन्होंने क्या किया कि डिप्रेस्ड क्लास को भी क्या कहते हैं एक प्रकार सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। अब देखिए इसके फ़ायदे भी थे, नुकसान भी थे। फ़ायदे देखिए था, जो डिप्रेस्ड क्लास के उस समय के जो लोग थे उनको बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रकार बेनिफिट्स मिलता, जिस तरह से अलग अलग धर्म को मिल रहा था इनको भी मिलता, ये भी थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। लेकिन उस समय की भी राजनीति बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो कोई भी चीज़ होता है उसमें मैंने पहले ही बताया है कि उसमें दो चीज़ें होती है, एक तो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अब जिसके लिए जो फ़ायदा होता है वो अपने आप के लिए पॉजिटिव सोचता है, जिसके लिए जो नुकसान होता है वो आपके लिए नेगेटिव सोचता है। तो ये सब चीज़ें थी। तो आप ज़रूर बताइएगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था ये आपको कैसे समझ में आया। ये चीज़ें हैं जितनी भी, देखिए हमने ये कहा था कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है भारत की, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जितने भी अंग्रेज़ परिवर्तन करेंगे, ये जाके बाद में जब 1946 में जब अपना क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू करेगा, 3 साल तक जब बनेगा, तो ये जितने भी हैं अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो हम बताएंगे आपको, वो एक प्रकार से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। मतलब उसको बोलते हैं कि एक प्रकार से मिनी संविधान है अपना पूरे भारत का, बन गया था 1935 में। यहाँ तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये तक कहा दिया कि अगर जब भारत आज़ाद हुआ था, अगर आप संविधान ना बनाएं, अगर संविधान आप ना बनाएं तो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके इतने एक्ट हैं, मतलब इतने अच्छे अच्छे एक्ट हैं, उसी से ही भारत देश को संचालित कर सकते थे, मतलब उसको चला सकते थे। तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बाद हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।